अपना इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्रीप और स्ट्रेस रिलैक्सेशन है। अच्छा, कोई भी अलाइनर शीट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वो क्या है कि जी, एक तो जो बड़े कॉमन सी है जो हर अलाइनर शीट में होनी चाहिए कि वो बायोकम्पैटिबल हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन उसमें से ना आ रहे हो, वो ऐसी हो जो नियरली इनविजिबल हो, जिसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो, पेशेंट ने अलाइनर पहने हुए हैं और उसको पता नहीं चल रहा। कोई मार्जिन उसके नहीं चुपने चाहिए, वो बेसिकली फिनिशिंग के पार्ट पे भी उसमें लिख दिया जाता है। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो उसका शेप मेमोरी का फीचर है, और ये फीचर है कि वो अलाइनर शीट जो है वो कितने टाइम तक जो है वो उस टूथ के ऊपर अपनी डिज़ायर्ड फोर्स अप्लाई कर रही हो, ताकि हम अपने रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड टूथ मूवमेंट अचीव कर सकें। तो होता क्या है कि जी, पहले जो है जो प्रैक्टिस होती थी उसमें एक अलाइनर दिया जाता था 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए। अब नाउ देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड कि जिसमें कि एक अलाइनर शीट की जो मेरी ड्यूरेशन है वो चेंज होकर 7 to 8 डेज पे आ चुकी हुई है। कुछ लोग, कुछ कंपनी 10 डेज कह रहे हैं, कुछ हमारी कंपनी 5 डेज तक भी आ चुकी हुई है। तो क्यों हम जो है वो अपने टाइम ड्यूरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और क्रीप और स्ट्रेस रिलैक्सेशन के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि रबर बैंड की मिसाल देते हैं जो कि बालों में बांधने के लिए इस्तेमाल होता है, या हम इंट्राऑरल इलास्टिक की बात करें तो आपने ये देखा होगा कि पहले उसका डायमीटर जो है वो लेट से इस साइज का है, ठीक है, और आफ्टर यूजेज ऑफ 24 आवर्स कोई भी रबर बैंड या कोई भी जो इलास्टिक चीज उसका साइज में चेंज आ जाता है, वो फैल जाता है सिंपल वर्ड्स में। तो ये चेंज इन द साइज एंड चेंज इन द शेप ऑफ एनी मटेरियल जो है इसको हम कहते हैं क्रीप। तो क्रीप की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू डिफॉर्म स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लोड या स्ट्रेस। कि आपने एक अलाइनर जो है वो इस दांत की इस तरह से है, मिसमैच ऑफ द शेप ऑफ द अलाइनर एंड टूथ ये ऐसे है कि वो इसको इस जगह पे लेके आना चाहता है, लेट से इस जगह पे लेके आना। तो जब आपने अलाइनर शीट उसको पहनाई तो वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे आके पहनेगी। अब मूव ही ऐसे करती है कि देयर इज ऑलवेज अ मिसमैच बिटवीन द एक्चुअल शेप ऑफ सिचुएशन ऑफ द टीथ है, वो थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन पे होगी, लेकिन होगा क्या कि वो थोड़ा सा फैल के या जो है वो इलास्टिसिटी के साथ जो है वो स्ट्रेच होकर उसमें चली जाएगी। अब क्योंकि वो देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द पोजीशन ऑफ द टीथ एंड द पोजीशन ऑफ द टीथ इन द 3D मॉडल जिसके साथ अलाइनर शीट आपकी तो वो उस मिसमैच की वजह से अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस और अंडर अ कांस्टेंट डिफॉर्मेशन रहेगी। इस डिफॉर्मेशन के फिनोमेना को हम कहते हैं क्रीप, कि जिसके साथ जो है एक अलाइनर और वो कुछ टाइम के बाद, जैसे कि लेट्स से उसकी शेप ऐसी थी तो कुछ टाइम के बाद उसकी शेप में ही चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस था वो अलाइनर शीट, जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। इसको हम अच्छा, क्रीप क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फॉर श्योर हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना है अलाइनर शीट के अंदर जिसके अंदर क्रीप कम से कम हो। जितनी कम क्रीप होगी उतनी ज़्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें कम होगी और वो उसके अंदर शेप मेमोरी का इफेक्ट रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी अलाइनर शीट में क्रीप बहुत कम है तो आपने वो अलाइनर शीट दी एंड आफ्टर 7 डेज 10 डेज जो है वो उसकी शेप मेमोरी मेंटेन रहेगी और वो अंडर अ कांस्टेंट फोर्स डिफॉर्म नहीं होगी। दैट्स ऑल अबाउट द क्रीप। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेस रिलैक्सेशन फिनोमेना। स्ट्रेस रिलैक्सेशन में क्या होता है कि आपने एक अलाइनर शीट जो है वो डिफॉर्म्ड हुई, चेंज उसने पोजीशन में की। अब उसकी अलाइनर शीट की वो अप्लाइड फोर्स जो कि वो टूथ के ऊपर दे रही थी, ठीक है, दिस और ये शीट जो है वो उस टूथ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही थी डिफॉर्म होने के बाद। स्ट्रेस रिलैक्सेशन अपने नाम के साथ ही अपनी इसकी डेफिनेशन इसमें क्लियर है कि वो स्ट्रेस जो कि अलाइनर शीट जो है वो टूथ के ऊपर लगा रही थी ताकि वो उसको अलाइन कर सके, उसमें कमी आती चली जा रही है, उसमें रिलैक्सेशन होती चली रही है। हो क्या रहा है कि वो अलाइनर शीट डिफॉर्म हुई अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस और उसकी शेप में जो चेंज आया क्रीप की वजह से, तो जैसे जैसे क्रीप बढ़ता चला जा रहा है उस पॉलीमर के अंदर या उस मटेरियल के अंदर जो है
वो रिलैक्सेशन आती चली जा रही है और हो क्या रहा है कि वो अप्लाइड फोर्स जो कि अलाइनर शीट टूथ पे अप्लाई कर रही थी वो फोर्स कम होती चली जा रही है। तो हमें जो है वो एक ऐसी अलाइनर शीट यूज़ करनी होगी जो जो बिल्कुल टेस्टिंग में करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में हो रहे होते हैं, ट्रायल्स में अंदर स्ट्रेस रिलैक्सेशन कम से कम हो, यानी क्रीप भी कम हो, स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी कम हो और वो शीट जो है वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करता रहे। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं भी अभी इससे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें ऐसी शीट यूज़ करनी है जिसमें क्रीप कम है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन कम है। तो ये फिनोमेना जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है आफ्टर सर्टन डेज के बाद। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल स्टडीज अबाउट दिस। मैं उसको जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देयर आर टू मैनी ऑन दिस टॉपिक जो डिफरेंट अलाइनर शीट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। उसमें एक कॉमन चीज़ जो देखी वो ये है कि 5, 6 और 7 वो टाइम पीरियड है कि जिसमें जो है वो डिफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज की है, यानी कि क्रीप जो है वो 6 दिन 7 दिन के ऊपर 6 to 7 डेज में जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रेस रिलेशन भी ज़्यादा हो रही है। तो दैट इज़ द वेरी रीज़न कि इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी अलाइनर फॉर 14 डेज वो अलाइनर शीट का वेयर ड्यूरेशन जो है वो कम से कम करते चले जा रहे हैं ताकि जब वो उसमें क्रीप या स्ट्रेस रिलेशन छठे दिन या 7वें दिन जो है वो इंक्रीज करे उससे पहले ही आप अलाइनर चेंज करके दूसरे पे चले जाएंगे। इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि वो हमने जो मॉडल 3D मॉडल जो प्रिंट किया था, लेट्स से कि जी हम उसमें आप कि वो ग्रेजुअल चेंज इन द पोजीशन ऑफ द टीथ है इन द 3D मॉडल्स, तो उसी मॉडल को सेम मॉडल को जो है वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पंच कर दिया जाता है। जैसे कि ट्रांजिशन मॉडल जो है, जो लेट्स से एक दांत इस पोजीशन पे है, ठीक है, एक दांत इस पोजीशन पे है, अब इसने इस पोजीशन के ऊपर आना है। तो ट्रांजिशन मॉडल का कंसेप्ट है कि 0.25 मिलीमीटर के ऊपर यहाँ 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 पे बहुत सारे मॉडल्स बनेंगे जो पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ट्रांजिशन मॉडल 3 को हमने लिया, तो इफ वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ शीट जिसके अंदर क्रीप ज़्यादा है, स्ट्रेस रिलेशन जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको 14 दिन देने के बजाय उसी मॉडल नंबर 3 को जो है वो हम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास 3 अलाइनर्स बन के आ जाएंगे जो कि मॉडल नंबर 3 से बने हुए हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग फॉर द 14 डेज हम 5 डेज जो है वो ईच अलाइनर देंगे फॉर द ट्रांजिशन नंबर मॉडल्स, जिसके साथ जो है वो सारी जो भी शेप 3D मॉडल के अंदर थी वो शेप एक्चुअल टूथ में प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दैट इज़ द वेरी रीज़न कि जितनी भी इस वक्त लेटेस्ट अलाइनर कंपनीज हैं वो ग्रेजुअली जो है वो टाइम कम करते चली जा रही है अलाइनर वेयर ड्यूरेशन का। इंस्टेड ऑफ 14 डेज दे आर लाइक 5 डेज पर अलाइनर्स, और वो सेम मॉडल को जो है वो 3 दफ़ा प्रिंट कर लिया जाता है। या अगर अटैचमेंट नहीं है, सेट इफ देयर आर नो अटैचमेंट, तो वो सेम मॉडल को 3 दफ़ा पंच भी कर सकते हैं अगर वो साबित या सही तरीके से उतरा था। मतलब जैसे आप देखोगे प्लास्टर मॉडल से जब वैक्यूम फॉर्म मटेरियल्स बनाते हैं तो वो उतारते हुए उनकी साइजल एज या कुछ टूट भी सकते हैं। तो अगर तो हम अटैचमेंट्स देखी हुई हैं, डेलिकेट पार्ट्स होते हैं रिजन का, तो एक अलाइनर में एक दफ़ा पंच किया तो वो अटैचमेंट्स टूट भी सकती हैं। तो अटैचमेंट अगर सही है तो वी कैन पंच द मॉडल अगेन, अदरवाइज we have to print 3 resin model for a given number so that we can decrease the creep and stress relaxation and increase the predictability which we achieve in the desired outcome. Thank you.